वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस वन से। हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो था स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी एनोटेशंस की मदद से माइटोसिस तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। वो वाली वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मियोसिस वाला टॉपिक। आज इस चैप्टर में मियोसिस वन और मियोसिस टू दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मियोसिस क्या होता है? देखो, मियोसिस जो होता है ना, बेसिकली एक काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो माइटोसिस होता है वो एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी कि इस टाइप का डिवीजन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि पेरेंट सेल में थे, डिवीजन के बाद डॉटर सेल के अंदर उतने ही रहेंगे। ठीक है, अगर एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने तो अगर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में, तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जो है वो हमारे डॉटर सेल में होंगे। इसका मतलब इक्वल होंगे। यहाँ पे एन मतलब हेप्लॉइड की बात नहीं कर रही हूँ मैं कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोल रही हूँ, जो पेरेंट में होंगे वही डॉटर सेल में आएंगे। लेकिन मियोसिस के केस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस के केस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। मान लो अगर पेरेंट के अंदर 2n वाला क्रोमोसोम है तो जो भी डॉटर सेल बनेंगी उनके अंदर जो है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और एनसीईआरटी रीड करते हैं। जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल में। मतलब जो मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ मियोसिस की जब मैं बात करती हूँ तो सिंपली हम देखते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल है, उसमें मियोसिस होगा और उससे एक हेप्लॉइड सेल बन जाएगा। मोस्टली जो है हम गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस का यूज करते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आधे हो जाते हैं ताकि हेप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of the sexually reproducing organism। मतलब जब भी हम सेक्स रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर मियोसिस जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक हैप्लॉइड फेस लाने के लिए मदद करता है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो है वो डिप्लॉइड फेस में चल रही है, लेकिन जब गैमेट बनाने होते हैं, क्योंकि देखो जाइगोट 2n होता है, वो 2n कब बनेगा? जब दो जो गैमेट मिल रहे हैं वो एन के होंगे। अब बॉडी के अंदर तो पहले से 2n के सेल्स हैं, उससे पहले मियोसिस होंगे, उसके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के गैमेट बनेंगे। फिर गैमेट, एक गैमेट इधर से आया, एक गैमेट इधर से आया और एन मिलके 2n बनेंगे। देन अगेन जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर 2n से फिर वो माइटोसिस चलता है बाकी सेल में, एंड देन रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो चल रहा होता है अगेन मियोसिस चलता है। ठीक है, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेस को। मतलब जो हैप्लॉइड फेस मियोसिस ने बनाया है, फर्टिलाइजेशन जो है वो उस डिप्लॉइड फेस को रिस्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अगेन वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट। प्लांट में जब गैमेटोजेनेसिस कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि मियोसिस हो रहा है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट बनाने के काम आता है। वही एक ही बात 4 बार रिपीट हुई है। यहाँ देखो, मियोसिस जो है वो मियोसिस वन और मियोसिस टू के अंदर डिवाइडेड होता है। जैसे कि माइटोसिस तो एक ही था, लेकिन जो मियोसिस होता है वो मियोसिस वन भी होता है, मियोसिस टू भी होता है। लेकिन एक माइटोसिस के लिए एक ही डीएनए की साइकिल चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि दो मियोसिस हैं तो 2 बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी बिल्कुल साफ कह रही है कि सिर्फ एक ही साइकिल होगी डीएनए रेप्लिकेशन की, जो कि हमारे मियोसिस वन के पहले हो जाएगी। इंटरफेज में जब एस फेज आएगा तो मियोसिस वन के पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वही इंपॉर्टेंट होगा। मियोसिस सेकंड से पहले उसके लिए अलग से कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है, मियोसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंट क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज। ठीक है, मियोसिस वन शुरू होता है। मियोसिस वन इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मियोसिस वन में पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की और रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? देख लो, अगर मदर का 1 वाला क्रोमोसोम है तो फादर का भी 1 वाला क्रोमोसोम। अगर मदर का 4th क्रोमोसोम है तो फादर का भी 4th वाला क्रोमोसोम। तो ये इस टाइप से जो पेयरिंग होती है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसका मतलब ये मेरा एक क्रोमोसोम था, इसके ये 2 क्रोमेटिड्स थे, तो ये दोनों तो एक ही क्रोमोसोम के अंदर है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। लेकिन मैं अगेन दूसरा क्रोमोसोम लाई, उस दूसरे क्रोमोसोम में भी ऐसे 2 क्रोमेटिड्स हैं,
ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन होगा तब इसका एक क्रोमेटिड और इसका एक क्रोमेटिड आएगा और दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो ये दोनों तो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन क्रोमोसोम कैसे होमोलोगस है। अगेन 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे यहाँ पे, आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस। मियोसिस सेकंड जब खत्म होगा तब हमें लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, अगर मैंने कहा कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है अभी तक, तो मेरे पास कितने सेल्स होंगे? क्या वो हैप्लॉइड होंगे, क्या वो डिप्लॉइड होंगे? अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है तो मेरे पास एक सेल के अंदर मैंने मियोसिस फर्स्ट किया तो मेरे पास 2 सेल बनेंगे, 2 सेल होंगे, दोनों के दोनों हैप्लॉइड बनेंगे जब मैंने एक डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस किया है। लेकिन जब मैंने उन दोनों हैप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस 2 किया तो मुझे अगेन 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। तो एक डिप्लॉइड सेल से मियोसिस 1 होके 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। उन 2 हैप्लॉइड सेल के अंदर जब सेपरेटली मियोसिस सेकंड हो रहा होता है तो मियोसिस सेकंड जो होता है दोनों के अंदर होता है और दोनों से 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। ठीक है, ऐसे देखो मियोसिस 1 के अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है और मियोसिस 2 के अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि मियोसिस 1 के पहले ही एक साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, मियोसिस 2 के पहले कोई साइकिल नहीं होती है। ठीक है, और ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, देखो इस डायग्राम को, पहले मेरे पास एक 2n था, एक सेल था जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। ठीक है, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 कैसा, हमारा एक रिडक्शनल डिवीजन है। इस रिडक्शनल डिवीजन में हमने देखा एज ए प्रोडक्ट हमें 2 एन के सेल मिले, इनके अंदर मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस सेकंड क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन था तो यहाँ पे एन से एन वाले हैप्लॉइड सेल ही बने, तो टोटल मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से हमें कितने मिल गए? 4 हैप्लॉइड सेल मिल गए। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, मियोसिस 1 से स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। ठीक है, एनसीईआरटी हाईलाइटेड वाली आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा होता है, मतलब मियोटिक डिवीजन यहीं से शुरू हुआ है। अब मियोसिस 1 जो होता है वो बेसिकली माइटोसिस से कॉम्प्लेक्स होता है, तो मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है वो भी टिपिकली लॉन्गर होता है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जब मैं उसे कंपेयर करूं किससे? माइटोसिस के प्रोफेज से। ठीक है, इसको अगेन 5 फेजेस में हमने डिवाइड किया, कौन सी है वो 5 फेज? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। ठीक है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। लिप्टोटिन से स्टार्ट करते हैं। जब लिप्टोटिन वाली स्टेज चल रही होती है तो ड्यूरिंग लिप्टोटिन क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये वो स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है देखना स्टार्ट कर सकते हैं और हमें क्रोमोसोम दिखेंगे। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लिप्टोटिन, मतलब जब तक लिप्टोटिन हो रहा है तब पूरे लिप्टोटिन वाले फेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अपना कॉम्पैक्शन का काम जारी रखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम सिंपली कॉम्पैक्ट हो रहे होते हैं किसमें? प्रोफेज 1 के लिप्टोटिन के अंदर। नेक्स्ट आता है इसके बाद जाइगोटिन, जो कि प्रोफेज 1 की सेकंड स्टेज है। जाइगोटिन, जाइगोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम जो है अपनी पेयरिंग शुरू करेंगे और इस पेयरिंग को ही साइनेप्सिस कहते हैं। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अपनी पेयरिंग करते हैं तो उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो मैं बोलूं साइनेप्सिस किसके बीच में होते हैं? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होते हैं। जब साइनेप्सिस हो रहा होता है तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के अंदर जब उस स्टेज को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस के होने के टाइम हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब साइनेप्सिस होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखने पे हमें क्या दिखता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दिखता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बाइवेलेंट की तरह या फिर टेट्राइड की तरह हमें दिखाई देते हैं। मतलब जब साइनेप्सिस हो गया तो जो साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है पेयरिंग होने के बाद वो क्रोमोसोम हमें बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड की तरह दिखते हैं। जाइगोटीन में बेसिकली बाइवेलेंट वाली स्टेज काफी ज्यादा इजीली ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन ये जो टेट्राइड वाली स्टेज है ये बन तो गई, देखो बाइवेलेंट को ही हम टेट्राइड कह रहे हैं बेसिकली, ये बन गई जाइगोटीन में, लेकिन ग्रेजुअली विजिबल कहाँ होगी, हमारी पैकेटीन वाली स्टेज में। ठीक है, आगे देखते हैं पैकेटीन में क्या होता है। टेट्राइड जो है वो क्लियरली विजिबल हो गया है। फर्स्ट टू स्टेज जो है प्रोफेज 1 की यानी कि लिप्टोटीन और जाइगोटीन की बात कर रहा है, वो पैकेटीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटी होती है, यानी पैकेटीन अब लंबा स्टेज है। 4 डॉटर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट अब अलग होने लगते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और हमें धीरे धीरे टेट्राइड की तरह दिखने लगते हैं। अपेरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अब क्योंकि पैकेटीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बन जाता है। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो जिस सीरीज में पढ़ा रही हूँ सीरीज में देखो सबसे पहले वर्ड आता है पैकेटीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देखो रिकॉम्बिनेशन ही क्रॉसिंग ओवर है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो उसे हम रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम का यूज होता है, हमें एंजाइम लगेगी। ये जो एंजाइम है उसका नाम पूछ सकते हैं, क्या नाम होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है तो एंजाइम कौन सी आएगी, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अब ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है इसने क्रॉसिंग ओवर करा दिया, रिकॉम्बिनेशन होते ही क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होते हैं, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो सिनेप्सिस होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है दो क्रोमोसोम के बीच। जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा उतनी ज्यादा जो है वेरिएशन आएंगे। ठीक है, उतनी ज्यादा वेरिएशन आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे डिप्लोटीन की तरफ। डिप्लोटीन में क्या होता है, बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन मतलब जब डिप्लोटीन वाली स्टेज शुरू होती है तब हम देखते हैं कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल, डिप्लोटीन में थे हम, डिप्लोटीन में क्या होता है, जब डिप्लोटीन वाला फेज स्टार्ट होता है शुरू होता है तब हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। ये कौन सा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, जो सिनेप्सिस होने की वजह से बना था। अब सिनेप्सिस कौन से स्टेज में हुआ था, जाइगोटीन में हुआ था, तो जाइगोटीन में जब सिनेप्सिस हुआ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना तब हमने देखा कि ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म कहाँ होता है, डिप्लोटीन में जाके। द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेट homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। देखो जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है उन जगह के, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। अब पहले तो क्या थे, ये पूरे चिपक गए थे, लेकिन उसके बाद ये थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ऐसे देखो ऐसे, और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग हुआ होता है वहां पे वो चिपके हुए रहते हैं, तो वो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम कियासमेटा कहते हैं। डिप्लोटीन जो होता है, अगर मैं कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes की बात करूं जैसे कि ह्यूमंस में, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ टू ईयर। oocyte मतलब जो फीमेल्स के अंदर oogenesis होता है, तो जो oocytes बनते हैं उसके अंदर जब डिप्लोटीन वाली स्टेज आती है, जब डिवीजन हो रहा होता है और डिप्लोटीन वाली स्टेज आती है तो वो वहीं पे रुक जाता है। डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस में जाना और फर्दर डिवाइड होना वो थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करता है। क्यों करता है, क्योंकि अरेस्ट हो जाता है। अब ये अरेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, अगर कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो oocyte वाली स्टेज होती है उसके अंदर ही जो डिप्लोटीन होता है वो या तो महीनों तक चलेगा या फिर ईयर्स तक भी चल सकता है। क्यों चलता है, क्योंकि अरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, अरेस्ट हो जाता है। फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज 1 कौन सी है, हमारी डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस में कियासमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है सबसे पहले। अब ये कियासमेटा स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, हमारे डिप्लोटीन वाली स्टेज में। डिप्लोटीन वाली स्टेज में ये जो कियासमेटा बना था ये खत्म कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में। उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं
अब जो माइटोटिक स्पिंडल है वो भी असेंबल होना शुरू होता है। माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, अगेन मैंने पूरी माइटोसिस में समझाया है तुम्हें। एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, जब डायकाइनेसिस खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। मतलब वही चीज हमें सेल के अंदर से न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको क्या करना होता है, डिसअपेयर करना जरूरी होता है मेटाफेज में जाने से पहले। तो क्योंकि ये प्रोफेज का लास्ट फेज है तो इसके अंदर तो सब कुछ हटाना ही पड़ेगा। हमने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ डिसअपेयर कर दिया, न्यूक्लियर एनवेलप हमारी ब्रेक डाउन हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गया। डायकाइनेसिस बताता है कि अब मेटाफेज शुरू होने वाला है। ठीक है, प्रोफेज 1 समझ में आया। मेटाफेज 1, मेटाफेज में बहुत इजी है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं तुम्हें पता ही होगा, देखो डायग्राम में देखेंगे इसको ना। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम से। मैंने कहा काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। अगेन काइनेटोकोर से क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि लोग समझ लेते हैं कि जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, ये देखो, ये पूरा एक अगर क्रोमोसोम है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये उसका दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो बीच में वाला स्टेज होता है जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है जो इन दोनों को जोड़ के रखेगा। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर ऊपर से या फिर नीचे से आ रहे हैं दोनों पोल से, वो यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं। इनके पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये देखो डायग्राम देख लो पहले, प्रोफेज 1 दिखाई दे रहा है, ये होता है प्रोफेज 1, ये होता है मेटाफेज। मेटाफेज में तुम्हें दिख रहा है क्रोमोसोम बीच में आ गए, यानी कि सेल के इक्वेटर पे आ गए, इसलिए मैंने कहा कि इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर एक मेटाफेज प्लेट की तरह ही अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद एनाफेज आया। अब मियोसिस 1 का एनाफेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। क्या होता है इसके अंदर, देखो मियोसिस 1 है, एनाफेज है, जब माइटोसिस और मियोसिस सेकंड का एनाफेज चल रहा होता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस सेकंड का एनाफेज चल रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ मियोसिस 1 का एनाफेज ऐसा है जो सिस्टर क्रोमेटिड की जगह होमोलोगस क्रोमोसोम को ही सेपरेट करता है। इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हमारे, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी अटैच है, किसमें, एनाफेज 1 के अंदर। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। ठीक है, और उसके बाद तो हमारा टीलोफेज होता है। टीलोफेज में क्या होता है, डायड ऑफ सेल बन जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, एक सेल से हमारे पास 2 सेल बन गए हैं। ठीक है, अब 2 सेल बन गए, टीलोफेज 1 है इसलिए अभी सिर्फ 2 सेल बने, 2 बने इसलिए इनको डायड्स कहते हैं। जब मियोसिस सेकंड भी हो जाएगा तब हमारे पास 2 की जगह जो है 4 सेल बन जाएंगे, जिसे हम टेट्राड कहेंगे। समझ गए। अब एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। अब देखो, ये जो एनाफेज 1 है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है उनके सेंट्रोमियर से। ये बात मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले बता दी थी। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से अपेयर हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस होगा। जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तब तक ऐसा लगेगा कि हमारे पास सेल एक है और उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तब हमें वो डायड ऑफ सेल की तरह भी दिखेगा। ठीक है, तब हमें वो डायड ऑफ सेल की तरह दिखेगा। यहाँ देखो, दे डू नॉट रीच टू द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। क्यों, ये बोल रहा है जो क्रोमोसोम होते हैं या फिर जो भी एक सेल के अंदर का मटेरियल होता है, वो टीलोफेज में एक नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही इंटरफेस के न्यूक्लियस की तरह उनका न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी मियोसिस सेकंड बाकी है। अगर मैं मियोसिस सेकंड से पहले उसे इंटरफेस के न्यूक्लियस जितना बना दूंगी तो मुझे फिर से डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ जाएगा, और हमें वो नहीं करना है। हमें एक बार ही साइकिल चलानी है, तो एक बार ही चलानी है तो हम फिर से उसको इंटरफेस के न्यूक्लियस तक पहुंचे, उससे पहले ही हम उसके अंदर जो है मियोसिस सेकंड शुरू कर देंगे। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज होती है, जहाँ पे ट्रांजिशन वाली स्टेज होती है कि भाई ये खत्म हो गया, अब ये शुरू होगा, दोनों के बीच में कौन सा स्टेज होती है, जो गैप होता है उसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये जो इंटरकाइनेसिस है, ये 2 मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज है। क्यों, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो इंटरकाइनेसिस जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट लिव्ड स्टेज है।
क्यों है इतनी शॉर्ट लिव्ड स्टेज? क्यों? क्योंकि अगर इसको लंबा किया तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो इंटरफेस के न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, और वंस ये इंटरफेस के न्यूक्लियस तक पहुंच गया तब दिक्कत क्या होगी, फिर से मियोसिस सेकंड करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसलिए हम जल्दी से नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें बीच में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करना पड़े, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन साइकिल में एक बार होता है। इंटरकाइनेसिस के टाइम कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकंड शुरू हो जाता है, जो कि काफी सिंपल होता है प्रोफेज वन से। क्यों सिंपल होता है? क्योंकि मियोसिस सेकंड बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल वाले माइटोसिस की तरह काम करता है। तो उसका जो प्रोफेज था माइटोसिस का, प्रोफेज सेकंड सेम होता है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज भी माइटोसिस के जो होते हैं वो मियोसिस सेकंड वाले की तरह सेम होते हैं। देखते हैं प्रोफेज सेकंड को क्या होता है। मियोसिस अचानक शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है, मियोसिस सेकंड शुरू हो जाएगा। यूजुअली क्रोमोसोम के पूरे इलोंगेटेड होने से पहले ये वाला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी डिसअपेयर हो जाएगी प्रोफेज सेकंड के एंड में। क्रोमोसोम जो है इसमें भी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, ये वो स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम अगेन इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो अटैच हो गई हमारी किससे, काइनेटोकोर से अटैच हो गई। अब आ गया एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, अगेन एनाफेज वन में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच। एनाफेज सेकंड में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हुए हैं। एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हुआ, अगेन सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हुए हैं। स्प्लिट हुआ था सेंट्रोमियर इसमें भी, बाय होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, allowing them to move towards the pole, shortening of the microtubule attached to the kinetochores। माइक्रोट्यूबुल किससे अटैच होती है, काइनेटोकोर से अटैच होती हैं। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये इतनी सुंदर जो मैंने आकृति बनाई है, क्यों बनाई है, ये बताने के लिए। ये क्रोमोसोम था, इसके देखो सिस्टर क्रोमेटिड ये अलग अलग हो गए, उसके बाद ये अपने अपने पोल पे चले गए। जब ये अलग हुए तो बीच में जो ये सेंट्रोमियर था ये भी अलग हुआ, आधा इसमें बढ़ गया आधा इसमें बढ़ गया। एनसीईआरटी के डायग्राम देखो, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड देन टीलोफेज सेकंड। क्योंकि लास्ट में जब हमने टीलोफेज वन किया था तब हमारे पास दो सेल थे, डायड सेल बने थे, दो हैप्लॉइड सेल थे, तो दोनों के अंदर डिवीजन होगा। तो ये हो गया हमारे पहले सेल का डिवीजन, ये दिख रहा है तुम्हें, ये हो गया पहले सेल का डिवीजन। ये इसका प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर ये इसका टीलोफेज, दो सेल बने एक से। अगेन ये दूसरे के अंदर हुआ, वैसे सेम हुआ, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गए, चार सेल आ गए। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है, वही एनाफेज वाली बात है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, सेम एज एनाफेज ऑफ माइटोसिस। देखो ये जो टीलोफेज सेकंड है हमारा, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, टीलोफेज सेकंड में मियोसिस एंड विद द टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड मियोसिस का लास्ट स्टेप होता है। जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है यानी कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, तब हमें दिखता है एक टेट्राड बना हुआ सेल का, यानी कि अब हमें चार सेल अलग से दिखेंगे। अब हमें दिखेगा कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें मिल चुके हैं, कुछ इस तरह से, समझ गए। अब मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है, मियोसिस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मियोसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर कंजर्वेशन हो जाता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम के नंबर का। ठीक है, ईच स्पेसिफिक स्पीशीज जो होती है अचीव्ड अक्रॉस द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, कुछ नहीं है बस जो क्रोमोसोम जो है, देखो क्रोमोसोम 2n थे, फिर n हुए, फिर 2n हुए, ये सब कौन, ये बिल्कुल एकदम रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वो मियोसिस करता है, मियोसिस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर मियोसिस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। देखो मियोसिस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर मैं बोलूं रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस आ जाता जहां रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, लिंकेज हो जाता, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं, जो हम आगे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। वेरिएशन क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन के लिए, और वेरिएशन हमें माइटोसिस से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस से मिलती है। ये हो गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है,
एनोटेटेड एनसीईआरटी आपको अगेन मिल जाएगी किसमें? अनोटेटेड वाली एनसीईआरटी कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो एनसीईआरटी होती है अनोटेशंस वाली, उसके अलावा हैंड रिटन नोट से भी मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया है, वो आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, नहीं तो उसकी भी वीडियो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू।